अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल यानी PTI के जो कारकुन फ़ौज की तहवील में हैं उनसे मुतल्लिक़ केस की समाअत 7 रुकनी लाजर बेंच ने की। आज की समाअत बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि वकला ने आज नए सवालात उठाए। तो जजिस की जानिब से भी आज गवर्नर हाउस लाहौर के हवाले से जमाल मंदोखेल ने अहम सवालात उठा दिए। वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में जो है राजब शाद भी ज्वाइन करेंगे। वसीम साहब ये बताएगा कि आज समाअत का अहवाल बताएगा और फिर ये जो कायद आज़म की राइश के हवाले से, कोर कमांडर हाउस के हवाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से आज क्या कुछ कहा गया। अच्छा, बशार राजा साहब आपके साथ वीडियो में अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको समाअत का अहवाल बताएंगे, लेकिन जो आपने सवाल किया वो बड़ा अहम तरीन है। आपने जैसे जमाल खान मंदोखेल के ऑब्जर्वेशन के हवाले से कहा, जब समाअत का इख्तिताम हो रहा था तो आपको याद है कि शोधा फाउंडेशन बलूचिस्तान की एक है, उसने यहाँ पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले को चैलेंज किया हुआ है 23 अक्टूबर के फ़ैसले को। और जब 23 अक्टूबर का फ़ैसला आया था तो ये शोधा फाउंडेशन जो है इसने बड़ी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी और बड़ा शोर भी मचाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद दहशतगर्दों के हक़ में कोई फ़ैसला सुना दिया है और पता नहीं क्या कुछ उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था। तो आज के रोज़ उनके वकील से मुखातिब होते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो 10 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज और 2 साल चीफ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी आज़ादी, बड़ी मेहनत से इस अदलिया को खड़ा किया। क्या आपको आपकी अदलिया पर एतबार नहीं है? आप इस अदलिया के बराबर एक और अदालती निज़ाम खड़ा करना चाहते हैं, पैरेलल अदालती निज़ाम खड़ा करना चाहते हैं। यानी आपने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर किया और आप चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें काम करें, सिविलियंस का ट्रायल करें, तो ये हमारे अदालती निज़ाम के पैरेलल एक और अदालती निज़ाम खड़ा करने के मुतरादिफ है। तो ये एक अहम तरीन ऑब्जर्वेशन जिससे उनका माइंड सेट एटलीस्ट ज़ाहिर होता है कि वो किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला देने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं गुज़श्ता रात केस का रिकॉर्ड पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि जिन्ना हाउस लाहौर को आग लगाई गई। अब जिन्ना हाउस में कायद आज़म कितने दिन रहे ये हम बाद में देखेंगे, मगर बलूचिस्तान में कायद आज़म रेजिडेंसी पर जो ज़ियारत रेजिडेंसी है उसे भी आग लगाई गई थी। तो उस पर शोधा फाउंडेशन कहाँ थी और शोधा फाउंडेशन ने कितनी दरख्वास्तें दायर की थी, ये ज़रा बताया जाए। तो ये बड़ा अहम तरीन है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ है, अब ये देखिए बड़ी आसानी से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो 9 मई का पूरा वाक़या है ना, उसमें 2 फरीक हैं। एक पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक तरफ मुल्क की सबसे ताकतवर बड़ी सियासी जमात है और दूसरी तरफ मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा है। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उस दौरान जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है जिन्ना हाउस जलाना, कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलविस थी और वो कहते हैं कि इन्होंने कायद आज़म की रिहाइश गाह को ही जला दिया। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ये रिमार्क्स कि हम ये बाद में देखेंगे कि जिन्ना हाउस में कायद आज़म कितने दिन रहे। तो ये जो शोधा फाउंडेशन है, इन्होंने ज़ियारत में जो कायद आज़म रेजिडेंसी पर आग लगाई गई थी तब कितनी दरख्वास्तें दायर की थी। तो इससे ज़्यादा मेरे जो कंधे हैं वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बशार राजा साहब आपके पास आ चुके हैं तो आप ज़रा उनसे थैंक यू वसीम मलिक साहब ने जिस तरह जमाल मंदोखेल के आज के रिमार्क्स आपके सामने रखे। राजा बशार साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, ABN न्यूज़ से वाबस्ता हैं। राजा बशार साहब ये बताएगा कि आज समाअत हुई तकरीबन 2.5 माह बाद और पहली समाअत थी 7 रुकनी बेंच की है। तो आज समाअत में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ शेर व शायरी चली, फिर आज बड़े बड़े मकालमे चलते रहे। मैं ये वसीम मलिक साहब कह रहे हैं कि इनके कंधे बर्दाश्त नहीं करते हजूर। मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की लिखी हुई किताब, जो कोर कमांडर लाहौर रहे, उन्हीं की लिखी हुई किताब में से मैं बात करूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। वो लिखते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 300 कुछ है यार, वो पूरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा। वो कहते हैं, लिखते हैं जनाब कि मैं जब कोर कमांडर, मुशर्रफ ने उन्हें कोर कमांडर बनाया था, मैं जब कोर कमांडर बनकर लाहौर गया तो मेरे अब्बा जी मेरे साथ थे, अब्बा जान। जब मैं कोर कमांडर हाउस गया तो मेरे अब्बा जान ने कहा वो कितना बड़ा मकान है ये। तो मैंने फिर अब्बा जान को बताया कि अब्बा जान ये मकान जो आप देख रहे हैं ये जिन्ना हाउस था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़रीदा था। लेकिन जब उन्होंने मकान ख़रीदा तो उसके बाद ये ब्रिटिश आर्मी के पास रहा। जब पाकिस्तान बन गया तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये मकान पाक फौज के पास चला गया। मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड के 1000वें हिस्से में इस घर में भी नहीं रहे और उसका एक पैसा तक मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं दिया गया। हजूर, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़, उन्होंने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक जो लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है। उससे पहले लोगों को ये, मुझे तो पता था, उससे पहले ये तो यही कहा जाता था
वसीम मलिक साहब के ये कोर कमांडर होश है, लेकिन बाद में इसको जना होश बनाया गया। ये किताब उन्होंने 2008-9 में लिखी थी, ये किताब मैंने 2011-12 में पढ़ी थी। उस वक्त मैंने ये उसका जिक्र भी किया था, लिखा भी था, ट्वीट भी किया था, और ये थी असल में जना होश की हकीकत, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा। आप जा सकते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा जरा बीपर आप जा सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना उनका मस्कन ये रहा भी या नहीं रहा। तो हुजूर वाला आप किताब एक साबिक कोर कमांडर की वो डॉक्यूमेंट्स है, वो दस्तावेजात है, वो लिखी हुई है, वो देख लें जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, तो आपके सामने सारी कहानी आ जाएगी कि मोहम्मद अली जिन्ना इस मकान में रहे या नहीं रहे। कोई इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। तो फिर जो बात उन्होंने ज़ियारत वाली की, शुहदा फाउंडेशन जो है यह हर दौर में कहीं ना कहीं से, आपको पता है अस्तोरी साहब के कुछ लोग, मैं एक जिक्र करूंगा थोड़ा सा जस्टिस सरदार तारक मसूद के हवाले से। जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शिराद मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बलाल की तकरीब अल्फबरदारी हो रही थी, तो मैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के पास खड़ा था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कोई किताब लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं किताब नहीं लिख रहा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि किताब तो उस वक्त लिखनी चाहिए जब इंसान के पास पावर हो, ताकत हो, और उसे ये डर खौफ हो कि अगर मैंने सच बोला तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। वो इस बेखौफ व खतर, इस नताज से बेपरवाह होकर लिखे, उसे ये खतरा ना हो कि कुर्सी चली जाएगी। ये होता है सच बोलना। तो मैंने उन्हें कहा था, जिस तरह जैसे शिराद मलिक सच बोल रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल जैसे शिराद मलिक बहादुर और दलेर जज है। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, प्रैक्सिस। ये जस्टिस सरदार तारक मसूद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि प्रैक्सिस को लॉन्च करके उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो रहे हैं। तो शुहदा फाउंडेशन हर दौर में प्रैक्सिस रही है, कहीं ना कहीं से वो आ जाती है। यकीनन राय साहब ने जिस तरह बात की, आज क्योंकि कमरे अदालत में जब समाअत हो रही थी, और बात जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, मैं यहीं इसी तरफ आ रहा हूँ। हफीजुल्लाह नियाज़ी जो हसन नियाज़ी इमरान खान के भांजे के वालिद हैं, वो आज अदालत में पेश हुए। जो 105 मुलजमान फ़ौज की तहवील में थे, जिनमें से 20 रह चुके हैं, 85 अब भी फ़ौज की तहवील में हैं, उनके हवाले से आज उनके वालिद जब पेश हुए तो उन्होंने आज अब्दुल कलाम आज़ाद के हवाले से एक जुमला कहा। वो तारीखी जुमला था जिस पर जजेस थोड़े से नाराज़ भी दिखाई दिए। उनका ये जुमला था कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी एक तो जंग के मैदानों में होती है और दूसरी अदालत के ऐवानों में होती है, इंसाफ के ऐवानों में होती है। तो ये उनके रिमार्क थे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब नाराज़ भी हुए कि आप हमारे अदालत के हवाले से ऐसा ना कहें, बल्कि जो केस है उसको आगे चलाने दें। तो आज क्या कुछ समाज में हुआ, और फिर बैरिस्टर एतजाज़ साहब थे, सरदार लतीफ़ खोसा थे, हामिद खान थे, वो भी पेश हुए, क्या कुछ अदालत में बताया गया? जब आज हफीजुल्लाह नियाज़ी ने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की, और उनकी तकरीर करना बनता भी था, क्योंकि उनका बेटा, जिस तरह उन्होंने कहा कि पिछले 11 माह से फ़ौज की कस्टडी में था। आपको पता है कि कमरा अदालत में आज वकला ने कहा जी कि जब जो लोग फ़ौज की कस्टडी में 85 लोग, उनसे जब 7 लोगों का जिक्र किया उन्होंने, कि जब उनके लवाकिन उनसे मिलने के लिए गए तो उनके मुंह पर पर्दे थे डाले हुए, और उनके पाँव और हाथों में बेड़ियाँ डाली हुई थी, जिस पर अटारनी जनरल रोस्टर पर गए और उन्होंने हैरत का इजहार किया। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह के मामलात हैं। तो अदालत ने उन्हें कहा जी कि आप इस मामले को देखें, अटारनी जनरल साहब को, और कहा कि इनकी मुलाकात करवाएं। अगर ये कुछ हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा, जिस पर अटारनी जनरल ने कहा कि ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। और एतजाज़ हसन ने एक शेर पढ़ा, उन्होंने शेर पढ़ा कि मुलाकात के हवाले से, कि मुलाकात क्या है वहाँ, तो मैं पढ़ लेता हाँ, हूँ। वैसे जो बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब ने आज जो समाअत के दौरान शेर सुनाया था, उसका जो दूसरा मिसरा था वो बड़ा खूबसूरत था। खासतौर पे जो जेल में मुलाकातों के हवाले से इस वक्त जो शिकवा था पीटीआई के वकला का कि उनके कारकुन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही पिछले 4-5 माह से, तो उस पर उन्होंने कहा कि हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। ये आज अल्फाज से सरदार बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब। जब अहमद खान ने जब पटिशन दायर की, तो ये हमेशा होता है पाकिस्तान में कि तमाम बार कौंसल्स जो है, अगर किसी तरह का कोई मामला हो तो बार कौंसल्स फरीक बनती हैं, वो आइनी और कानूनी निकात पर अदालत की मावन होती है, अदालत की मावरत करती है। बिल्कुल राय साहब, हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, या जो भी बार्स हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती, खासतौर पर बुनियादी हुकूक के मामले पर इस तरह पिटिशनर्स बनती रही, फरीक बनती रही, आवाज़ बुलंद करती रही। लेकिन इस दफ़ा एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, लाहौर हाईकोर्ट बार आज पिटिशन उन्होंने दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार खामोश है, क्यों? मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन जिस तरह माजी में
रावलपिंडी बार जो है वो 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से फौजी अदालतों के हवाले से वो फरीक बनी थी। तो आज एक तो बेंच इस बात पर तजब्बुब का शिकार था कि यार क्या करें, इसको अलाउ करें या ना करें, लेकिन वो फैसला 5-2 से आया। पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से आपने बात की, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 13 जनवरी को फैसला देते हैं, तो अगले दिन एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस फैसले पर तनकीद होती है। तनकीद करना, जब फैसला पब्लिक हो जाए तो तनकीद करना हर एक जी शऊर शख्स का हक है। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जिसमें कहा गया था कि सहाफियों की हम आवाज बंद करेंगे और फिर FIR भी JIT बनी, JIT बनाई गई थी। तो ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है। इनको बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन नजर नहीं आती। इनको ये पीछे खड़े हैं बेंच के, ये बेंच की पुश्त पर खड़े हैं। ये इसलिए बेंच की पुश्त पर खड़े हैं कि अभी आपको पता होगा कि हाल ही में 1 या 2 अरब रुपए दिए गए थे पंजाब हुकूमत की तरफ से। भाई पैसे की चमक हो तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक बाहर जो मर्जी हो रहा हो, आग लग रही हो, उससे उनका क्या ताल्लुक होता है। फिर एक और बात, जो जिस तरह आज वहाँ पर ये बात बताई गई कि एक तो वो जो ईद से पहले लोगों को छोड़ा गया था, 20 लोगों को, वो तो उनको सजा देकर छोड़ा गया था। वो आम नॉर्मल जिंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं ना कि नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। उनकी तो नौकरी चली गई उनकी। अब वो ना किसी बैंक में, देखिए रियासत के खिलाफ उन्होंने सजा। तो मतीउल्लाह जान साहब ने जिस शख्स का इंटरव्यू किया था वो मेरे इलाके का था, गिलगित का चिलास का था। वो सरकारी मुलाजिम था रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में। उसकी मुलाजमत चली गई, वो 12 या 14 स्केल का मुलाजिम था। वो तो कह रहा मैं वैसे ही जिस तरह हम आम ड्यूटी में जाते हैं, वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को उसका इंटरव्यू आपने देख लिया मतीउल्लाह जान साहब के। इस आज के समाज में जस्टिस शायद वहीद ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया, जो वो अपील के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उस वक्त भी वो उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था कि इसमें जो अपील, अब ये तय नहीं हो रहा है कि ये अपील है या नजरसानी के करीब तरीन कोई चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने अहमद खान को एलो किया, मुझे ये लग रहा है कि ये अपील की तरफ मामला जाएगा और फिर नए सिरे से ये केस सुना जाएगा। बिल्कुल एक ये आप कह सकते हैं कि ए से शुरू दोबारा होगा, जी तक दोबारा जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 184 का जो आपको पता है दायरे कार है, उसमें तो अपील ही सुनी जाएगी, क्योंकि अपील में सब कुछ दोबारा से सुनना है, दोबारा मर्जी है वकला करें ना करें, फिर चेंज भी करना चाहें तो नई एप्लीकेशन भी देना चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा ही है। लेकिन आज जिस तरह ये इंट्रा कोर्ट अपील थी, तो अदालत तो पहले ये क्लैरिफाई करवानी चाहती थी कि इसमें क्या हुआ। फिर अगर वो मामला होता तो जो आपके सूबे जो फ्रीक बने हुए थे, फिर उनको भी नए सिरे से सुनना पड़ता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली, उनकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। और अब 11 जुलाई तक, आज मैं समझता हूँ कि आज इस केस से कुछ भी, वो कहते हैं कुछ खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 आने का, आज कुछ भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। इस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। अब इसको 11 जुलाई तक लेकर गए हैं स्टोरी साहब, वो आगे छुट्टियां 15 जुलाई को छुट्टियां हो रही है ना सर। आज ये बात तो सामने आई कि जो इस वक्त फौज की तहवील में गिरफ्तार अफराद हैं, उनसे उनके अहल खाना की मुलाकात नहीं करानी चाहिए। जिनकी मुलाकात होती है उनके हाथों में, जिस तरह बैरिस्टर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उनके हाथों में बेड़ियां हैं, उनके चेहरों पर कपड़ा बांध के इस तरह मुलाकातें करवाई जाती है। ये चीज़ तो आज सामने, ये तो अदालत के सामने आज चीज़ आई है। उस पर अदालत ने भी बड़ी हैरत का इज़हार किया। अटारनी जनरल जब ये वो कह रहे थे तो अदालत ने उनसे पूछा, तो अटारनी जनरल ने बड़ा इस पर हैरत का इज़हार किया और वो बेंच की तरफ देखने लगे इस तरह जैसे कोई एक अनहोनी चीज़ हो गई है। तो अदालत ने उन्हें कहा, अटारनी जनरल साहब के अख्तियार में क्या है यार। मैं तो बस यही कहता हूँ कि मेरा एक दिन उनसे मुकालमा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने उन्हें कहा था कि सर आप यंग है, आपकी प्रैक्टिस, आपका बड़े नेक नाम है, प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छी चल रही होती है, तो क्यों ना फिर ये मजबूरियों को छोड़ दें आप, रिज़्क़ अल्लाह के ज़ात देने वाली है। लेकिन वो पता नहीं उनको, मुझे नहीं शायद ऐसा लग रहा है कि वो हद से आगे जा चुके हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं, शायद ये भी हो सकता है। बहरहाल 11 जुलाई तक स्टोरी साहब ये केस, इसकी समाअत मुलतवी हुई है। 11 जुलाई के बाद आगे आपको पता है 15 जुलाई को छुट्टियाँ होनी है, तो ये मामला फिर आगे चलेगा। हाँ चलें, थैंक यू राज साहब। बशार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर साथी हैं, और आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक ये अहम केस की समाअत थी 11 जुलाई तक मुलतवी की गई। और फिर जिस तरह राज साहब ने बात की, आगे 2 महीने की अदालती छुट्टियाँ आएंगी, बेंच पूरा दस्तियाब नहीं होगा और शायद ये मामला तवील से तवील होता जा रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त फौज की तहवील में हैं, शायद उनकी मुश्किलात में इजाफा या जो मुश्किलात हैं वो बदस्तूर बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्करी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।